हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वॉइस फॉर स्टडी स्टूडियोज विशा पार्ट वन अकेडमी। शाम के 5 बज चुके हैं दोस्तों और आप जुड़ चुके हैं एनटीपीसी वाले क्लास में। यार देखो, मैं तो पढ़ा रहा हूँ चैप्टर वाइज। हमने कल देखा था पीएच वैल्यू, उसके पहले देखा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज क्यों ना टेस्ट ले लिया जाए, जो सम्मिलित जैसे आप देखते हो कि मिली-जुली सरकार, मिला हुआ क्वेश्चंस, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, है ना। चलिए क्लास की शुरुआत करें। तो आज देखते हैं क्या क्या होना है। आप साइंस का टेस्ट लेते हैं आज। टॉप 15 क्वेश्चंस देखेंगे और वो टॉप 15 सवाल में कितने सही करते हैं, क्योंकि हो सकता है वो सवाल आप पढ़ चुके होंगे। क्योंकि देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि जो क्वेश्चन है ना वो ऑप्शन बन जाता है, जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल पार्ट है वो कभी चेंज नहीं होता है। हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में जो ब्लड है उसकी मात्रा है, उसका परसेंटेज है, क्या चेंज होगा क्या ह्यूमन बींग में? तो जो ट्रेडिशनल है वो तो है सो है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है तो होता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो ट्रेडिशनल हैं, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, यही समझते हैं। क्लास शुरू करने के पहले फिर से बता दें कि आज था 8 अक्टूबर और आज से ही बैच शुरू हुआ था पॉलिटी का चैप्टर वाइज। आज हमने डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का विकास और सरकार के रूप देखे। सरकार का रूप यानी अध्यक्षीय रूप या फिर संघीय सरकार, संसदीय सरकार, कितने प्रकार के हैं। तो अगर आपने ज्वाइन किया हो तो एंजॉय किया होगा, अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो रेफरल कोड बाबा10 कोड के साथ में। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चे, तो आपको मैं बता दूं कि एक बैच शुरू हुआ था साइंस का लेके 7 बजे, सॉरी 7 अक्टूबर से। टाइमिंग कितनी है? टाइमिंग इसकी 3 बजे रखी गई, 3 PM रखी गई है। टाइमिंग 3 PM रखी गई है। मेरी आवाज आ रही है ना आप तक? अगर आवाज आ रहा हो तो थंब दिखाना बिल्कुल। सर आपकी आवाज आ रही है, प्रॉपर तरीके से दिख भी रहे हो, आवाज भी आ रही है आपकी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, सवाल नंबर 1 कहता है कि मेनोपॉज यूजुअली अकर्स बिटवीन रजोनिवृत्ति आमतौर पर किस उम्र के बीच देखने को मिलता है? 12 से 18 वर्ष, 40 से 45 वर्ष, 30 से 35 वर्ष या 40 से 45 से 50 वर्ष? जल्दी, सवाल नंबर 1 बताइए क्या होगा, क्योंकि बायो का सवाल। तो रजोनिवृत्ति की बात करें तो यह आमतौर पर जल्दी क्विक 45 से 50 वर्ष, यानी एक ऐसा एज है इसके बाद से फर्टिलिटी होगा नहीं, इसके बाद से अंडाणु बनेगा नहीं, इसके बाद से अंडाणु फीमेल में बनेगा नहीं। उसी को हम क्या बोलते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। तो कहते हैं रजोनिवृत्ति एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक महिला मासिक धर्म को बंद कर देती है। मासिक धर्म को बंद कर देती है। भारत की बात करेंगे तो जनरली भारत में 12 साल से देखा जाता है मेनोपॉज। ठीक है, सॉरी मेंस्ट्रुएट यानी मासिक धर्म। यह जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि लोग समझते हैं बीमारी हो गया, क्यों नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। एक सामान्य हिस्सा है और इसे बीमारी या स्थिति नहीं माना जाता है। सवाल नंबर 2, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द, बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? अभी भी गांव में देखोगे कि पुराने समय में कहा जाता है कि केवल किसी फलाने को केवल बेटी हो रही है, बेटा हो नहीं रहा है, तो दूसरी शादी करा दो तो हो जाएगा। क्या ऐसा है क्या? महिला का कोई योगदान नहीं होता है, पुरुष का योगदान होता है लिंग के निर्धारण में, जेंडर के को डिटरमाइन करने में। तो माता पिता का आरएच फैक्टर बच्चे ये ब्लड से संबंधित है, इसका कोई मतलब ही नहीं है जेंडर से। ब्लड ग्रुप ऑफ द फादर, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो पिता के गुणसूत्र, क्रोमोजोम्स ऑफ द फादर, क्रोमोजोम्स ऑफ द मदर, क्या होगा? क्रोमोजोम्स ऑफ द फादर, पिता के गुणसूत्र। पिता के गुणसूत्र, पिता के गुणसूत्र ही डिफाइन करते हैं कि भाई मेल होगा या बच्चा फीमेल होगा। तो ये देखो कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं, आपको याद होगा, यानी टोटल 46 गुणसूत्र। तो नर में क्या होगा? एक्स और वाई देखने को मिलता है। फीमेल में क्या होगा?
X और X देखने को मिलता है, X और X देखने को मिलता है। अरे बात समझ में, यानी नर में क्या देखने को मिलता है, X और Y, फीमेल में X और X। तो जब भी X और इधर से Y ये मिला तब क्या हो जाएगा, मेल। और ये X है और इधर से X आया, X और X मिला तो हो जाएगा फीमेल। आई बात समझ में, यानी मेल में XY, फीमेल में XX। तो कौन डिफाइन करेगा, मेल करेगा, हमेशा याद रखना लिंग के निर्धारण में। सवाल नंबर 3, मलेरिया के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली जो दवा है कुनैन है, एक पौधे से प्राप्त की जाती है। तो पौधे के किस भाग से दवा मिलता है, स्टेम भाग, तने की छाल, फ्रूट, लिप्स या रूट या जड़। क्या आपको पता है कि कुनैन का यूज करते हैं हम लोग मलेरिया के इलाज में, तो बताइए क्या होगा कि मलेरिया के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा कुनैन एक पौधे से प्राप्त की जाती है, पौधे के किस भाग से दवा मिलती है, क्या होगा जब सवाल, तने की छाल। क्या होगा, तने की छाल, यानी मलेरिया कुनैन के छाल से हम प्राप्त करते हैं। मलेरिया कैसे फैलता है, मलेरिया बच्चे आपको पता ही है कि एक प्रोटोजोवा से फैलता है। ये किससे फैलेगा, प्रोटोजोवा से, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम है उसका, और फीमेल एनोफ्लीज के काटने से फैलता है। ठीक है, ये देखो ये है। तो कुनैन जिसको हम सिनकोना कहते हैं, सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। यह पेड़ मध्य और दक्षिण अमेरिका के साथ साथ कैरेबियाई और अफ्रीका के पश्चिमी भागों में कुछ द्वीपों के लिए मूल है, यानी वहीं पाया जाता है। सदियों से मलेरिया के मामलों का इलाज करने के लिए लोगों ने टॉनिक पानी में कुनैन का सेवन किया था। क्लियर बच्चे, याद रहेगा। आगे देखो, ऑलमोस्ट 99% ऑफ द मास ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स। मानव शरीर का लगभग 99% द्रव्यमान कितने तत्वों से बना है, 5, 6, 11, 20। सवाल नंबर 4 क्या होगा, जल्दी क्या होगा। ऑलमोस्ट 99% की बात करता है, लगभग हमारे जो शरीर है जो बना, कहते हैं क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्व से बना है मनुष्य का शरीर। तो उनमें से क्या 5 है, ये 6 है, 6 है। कितना है, 6 है। 5 तो है क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा हम जो कहते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट की बात करेंगे, तत्वों की बात करेंगे, तब कितने तत्व हैं, 6 तत्व हैं। कौन कौन सा 6 तत्व है, एनी आइडिया बता सकते हो, जरा बताए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। जल्दी देखो, 11 एलिमेंट्स आवश्यक हैं ह्यूमन बॉडी का, मानव शरीर के लिए 11 तत्व आवश्यक है। नाइट्रोजन 1, कार्बन 2, ऑक्सीजन 3, नाइट्रोजन 4, देख रहे हो। तो 11 में से सबसे ज्यादा बात करें, मानव शरीर का लगभग 99% द्रव्यमान 6 तत्वों से बना है बच्चे। कौन कौन है बच्चे, ऑक्सीजन 1, कार्बन 2, हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन 4, कैल्शियम 5, फास्फोरस 6। कितने हैं, 6 प्रकार के। व्हाइट फास्फोरस पाया जाता है, याद रखना, व्हाइट फास्फोरस पाया जाता है हमारे बॉडी में, इसीलिए कहा जाता है कि रेड फास्फोरस की तुलना में व्हाइट फास्फोरस मोर रिएक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। केवल 0.85% अन्य 5 तत्वों से बना है, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। यानी मूल रूप से कितने तत्व हैं, 6 तत्व हैं। अगर कुल तत्व की बात करेगा, टोटल तत्व की बात करेगा, टोटल एलिमेंट की बात करेगा, तब होगा 11। ठीक है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस के रूप में क्या पाया जाता है, सॉल्यूशन, विलायक, गैसियस, लिक्विड या सॉलिड। सवाल नंबर 5 जल्दी क्या होगा, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस के रूप में क्या होगा। सवाल नंबर 5 जल्दी बताओ, जल्दी। भाई जब कुकिंग गैस की बात करता है बच्चे तो एलपीजी कहेंगे, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड क्या होगा, ये लिक्विफाइड है ना, लिक्विड, एलपीजी वही है। इथाइल मरकप्टेन मिलाते हैं, बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है इसे इथाइल और मिथाइल में। इथाइल मरकप्टेन मिलाते हैं
ताकि ये स्मेल करे, और स्मेल करे ताकि जब भी गैस लीक हो खासकर सिलेंडर में, घर में, तो हमें स्मेल पता चले। तो हम क्या मिलाते हैं? इथाइल मरकप्टेन मिलाते हैं, बिल्कुल याद रखना। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस या तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी, एलपी गैस जिसे केवल प्रोपेन या ब्यूटेन के रूप में भी माना जाता है, या ताप उपकरण, खाना पकाने के उपकरण और वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाने वाली हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। सवाल नंबर 6 कहता है द एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन रॉक्स एंड मिनरल्स, चट्टानों और खनिजों में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद तत्व क्या होगा? जो भी पृथ्वी में चट्टान पाए जाते हैं उस चट्टान में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन या तांबा? सवाल नंबर 6 जल्दी क्या होगा? सवाल नंबर 6 क्विक क्या हो सकता है? सिलिकॉन, ये तो है सिलिका जिसको कहते हैं बालू। तो चट्टान और खनिजों में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद तत्व क्या होगा? सिलिकॉन होगा। क्या होगा बच्चे? सिलिकॉन होगा, ना कार्बन ना हाइड्रोजन। लेकिन अगर पृथ्वी की क्रस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। हमारे बॉडी में भी सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। लेकिन अगर मैं वायुमंडल की बात करें तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है नाइट्रोजन। लेकिन अगर मैं यूनिवर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है हाइड्रोजन, वो है हाइड्रोजन। ठीक है, तो सिलिकॉन सबसे आसानी से उपलब्ध अर्धचालक सेमीकंडक्टर है ना, यूज करते हैं कंप्यूटर में आईसी चिप्स के रूप में, जो चट्टानों और खनिजों में बड़ी मात्रा में मौजूद है। सिलिकॉन भी रेत का एक मूल घटक है और रेत लगभग हर चट्टान और अशुद्ध खनिजों का मूल घटक है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, हु डिस्कवर्ड हैवी हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन की खोज किसने की है? रदरफोर्ड, कैवेंडिश, यूरे या कोई नहीं? सवाल नंबर 7 चलिए बताइए जल्दी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 भारी हाइड्रोजन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड हैवी हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? जल्दी। अरे यूरेन वास्मोन, ये तो है भारी हाइड्रोजन यानी D2O भारी जल। कुछ लोग कंफ्यूज कर गए होंगे भारी हाइड्रोजन सुन के, नहीं। हाँ यार देखो, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी, जबकि यूरे ने भारी जल जिसे हम D2O कहते हैं, D2O कहते हैं, भारी हाइड्रोजन की खोज की। तो भारी हाइड्रोजन जिसे ड्यूटेरियम कहते हैं, ड्यूटेरियम की खोज संयुक्त रूप से 1932 में यूरे मर्फी ब्रिकवेट द्वारा की गई और 1934 में भारी हाइड्रोजन की खोज के लिए यूरे को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, कहता सर तेल कुओं में तेल, पानी और गैस गहराई के आरोही क्रम में मौजूद होते हैं। तो अगर मैं तेल कुआं की खुदाई करेंगे तो क्या पाया जाएगा? पहले पहले तेल पाया जाएगा, पहले पानी पाया जाएगा या गैस होगा? सीक्वेंस क्या है? मतलब जब भी तेल की खुदाई करेंगे, हम कुआं की खुदाई करेंगे, जैसे भारत का सबसे बड़ा जो, अगर तेल कुआं की बात करें तो जामनगर है, लेकिन सबसे पहला की बात करें सबसे पुराना तो दिग्बोई जो असम में है। तो इसमें से क्या सीक्वेंस होगा इसका? गैस तेल जल, तेल जल गैस, या वाटर गैस ऑयल, या वाटर ऑयल गैस? तो क्या होगा ये? ऑप्शन नंबर 4 इज जल तेल और गैस, जल तेल और गैस इज करेक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि माना जाता है बच्चे क्रूड ऑयल जो है और प्राकृतिक गैस का निर्माण लाखों वर्षों से वनस्पति और समुद्री जीवों के नष्ट होने से या क्षय द्वारा किया जाता है, जो अवसादन के भार के नीचे संकुचित होते हैं। तो क्या होगा? पहले हम पानी देखेंगे, इसके बाद तेल देखेंगे, तब जाकर लास्ट में गैस देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि तेल और गैस पानी की तुलना में हल्के होंगे, वे इन अतिव्यापी संरचनाओं में शून्य को भरने के लिए ऊपर उठते हैं। एन एवरेज क्रूड ऑयल कंटेन्स अबाउट, औसतन कच्चे तेल में लगभग कितने परसेंट कार्बन और कितने परसेंट नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, जो भी है देखो ऑप्शन में। कच्चे तेल में क्या होता है? 84% कार्बन, 14% नाइट्रोजन, 14% कार्बन, 84% नाइट्रोजन, 84% कार्बन, 14% हाइड्रोजन, या 14% कार्बन या 84% हाइड्रोजन? सवाल नंबर 9 कच्चे तेल में क्या पाया जाता है? कंपोजिशन क्या है कच्चे तेल का? कच्चे तेल का कंपोजिशन क्या होगा?
तो औसतन कच्चे तेल में लगभग 84% कार्बन, 14% हाइड्रोजन देखने को मिलता है, यानी इसीलिए कहते हैं हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। औसतन कच्चे तेल में लगभग 84% कार्बन होता है, 14% हाइड्रोजन होता है, फिर 1 से 3% के बीच सल्फर और 1% से कम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, धातु और लवण होता है। बिल्कुल याद रखिए, ठीक है बच्चे। बोरिक एसिड क्या है? व्हाट इज बोरिक एसिड? बोरिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक, मजबूत एंटीसेप्टिक, माइल्ड एंटीसेप्टिक, हल्के एंटीसेप्टिक, या एंटीबायोटिक, या जर्मिसाइड, रोगाणुनाशी। सवाल नंबर 10 क्या होगा? व्हाट इज बोरिक एसिड? जल्दी, व्हाट इज बोरिक एसिड? बोरिक एसिड क्या है? अरे याद है, सिंपल सा सवाल था। बोरिक एसिड यूज करते हैं हम लोग एंटीसेप्टिक क्रीम, बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम ऐड देता है ना 5 रुपये में, बोरो प्लस नहीं तो माइल्ड एंटीसेप्टिक है, हल्के एंटीसेप्टिक है। अगर मजबूत एंटीसेप्टिक होता तो हमारे अच्छे अच्छे जख्म भी ये ठीक कर देता है, इसीलिए हल्का सा कट जाते हैं, फट जाते हैं। और ये होंठ वाले तो नहीं, जब होंठ उठ फटा, ठंडी के समय आ गया तो अब बोरिक सबके यहाँ बोरो प्लस चलेगा, बिल्कुल है ना। तो क्या ये हल्के एंटीसेप्टिक है? तो बोरिक एसिड से हाइड्रोजन बोरेट, बोरेसिक एसिड, आर्थोबोरिक एसिड या एसिडम बोरिकुआ भी कहा जाता है। बोरॉन का एक कमजोर एसिड है जिसे अक्सर एंटीसेप्टिक, कीटनाशक, लौहमंदक या न्यूट्रॉन अवशोषक या अन्य रासायनिक यौगिकों के अग्रदूत के रूप में यूज करते हैं। कभी कैरम खेलते होंगे, वहां भी हम यूज करते हैं इसे बोरिक एसिड को, है ना, ताकि घर्षण क्या हो, कम हो, अच्छे स्मूथ चले। यह एक प्राकृतिक यौगिक है जिसमें बोरॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यही है बोरिक एसिड, H3BO3। बोरिक एसिड क्रिस्टल सफेद, गंधहीन और लगभग बेस्वाद होते हैं। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में क्या होगा? लिफ्ट में अधिक तब होगा जब वह निरंतर वेग के साथ आगे बढ़ेगा, निरंतर वेग के साथ नीचे बढ़ेगा, तेजी से ऊपर की ओर बढ़ेगा, तेजी से नीचे की ओर बढ़ेगा। सवाल नंबर 11 क्या होगा? जल्दी। अ पर्सन वे मोर इन अ लिफ्ट व्हेन ही, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जब वह क्या होगा? अरे सिंपल सा तो है, जब वह तेजी से बढ़ेगा तो भार अधिक होगा भाई। ऊपर ले जाने में समय थोड़ा ताकत लगेगा, कॉमन सेंस यूज करते हैं हम लोग याद रखने के तरीके से। तो जब एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक तब होगा जब लिफ्ट तेजी से बढ़ेगा। 3 चीजें होती हैं, आइए समझते हैं। 3 चीजें देखो, ऊपर जब नीचे आएगा तो कम महसूस होगा, नीचे आएगा तो कम महसूस होगा, ठीक है। जल का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव, मटेरियल ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की सामग्री, या रिलेटिव ह्यूमिडिटी, या ऑल ऑफ दीज। सवाल नंबर 12 जल्दी। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जल का क्वथनांक किस पर निर्भर करेगा? तो जल का क्वथनांक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर निर्भर करेगा। वायुमंडलीय दबाव को हम किससे मेजरमेंट करते हैं? बैरोमीटर से मेजरमेंट करते हैं। बैरोमीटर से मेजरमेंट करते हैं, जिसमें क्या यूज होता है? पारा, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 80। इसको हम Hg से डिनोट करते हैं। तो ये वायुमंडलीय दबाव पर जल का क्वथनांक निर्भर करेगा। कहता है जल का क्वथनांक वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करता है, जो ऊंचाई के अनुसार बदलता रहता है, इसलिए तो ऊंचाई पे खाना नहीं बनता है, मुश्किल होता है। जल का क्वथनांक जल की शुद्धता पर भी निर्भर करता है, बिल्कुल ज्यादा। देखो ऑप्शन में जल की शुद्धता है नहीं, है ना। अगर जल की शुद्धता होता तो होता, प्योर है तो जल्दी से बॉइल्ड होगा, अगर इम्प्योर है तो इम्प्योरिटी के कारण थोड़ा देर से होगा। जिसमें अशुद्धियां होती हैं, जैसे लवणीय जल शुद्ध जल की तुलना में अधिक तापमान पर उबलता है, जैसे मैंने भी कहा। इस घटना को क्वथनांक उत्थान कहते हैं, जब समय लगेगा, जो पदार्थ के गुणात्मक गुणों में से एक है। व्हाट इज द पॉइजन ऑफ द हनी बी, मधुमक्खी का जहर क्या है? पढ़ा चुके हैं, बताओ मधुमक्खी का जहर क्या है? साल्टिस, प्रोटीन, अल्कलाइन, या नन, कोई नहीं। जबकि आपको पता है कि मधुमक्खी का जो डंक है वो क्या है? फॉर्मिक एसिड है, एक प्रकार का एसिड है। मधुमक्खी काटता है तो हमें जलन महसूस होता है फॉर्मिक एसिड के कारण, फॉर्मिक एसिड के कारण। तो ये क्या है बच्चे? एक प्रकार का प्रोटीन है ये, यानी मधुमक्खी का जहर एक प्रकार का प्रोटीन है, बिल्कुल याद रखना। तो मधुमक्खी का विष प्रोटीन का एक जटिल मिश्रण है, प्रोटीन का एक जटिल मिश्रण है, और इसमें फास्फोलिपेज और मेलेटिन जैसे प्रोटीन होते हैं जो रक्त के थक्के और रक्त के थक्कों पर प्रभाव डालते हैं।
रक्त के थक्कों पर प्रभाव डालते हैं। रक्त का थक्का जमता है हमारे शरीर के बाहर फाइब्रिनोजन के मदद से, शरीर के अंदर नहीं जमेगा, हिपैरिन के मदद से, बोथ आर प्रोटीन, दोनों का फॉर्मेशन लीवर में होता है ना। तो मधुमक्खी के जहर में फॉर्मिक एसिड होता है, जिसे मेथनोइक एसिड के रूप में भी जानते हैं, अभी मैंने कहा, जो एक एकल सक्रिय घटक नहीं है, जो मधुमक्खी के डंक से दर्द का कारण बनता है। प्याज को काटने और छीलने के कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओहो, बहुत रुलाता है। अमीनो एसिड्स, सल्फर इन द सेल, कार्बन इन द सेल, एसिड इन द सेल। सवाल नंबर 14, बताओ क्या होगा। प्याज को काटने और छीलने के कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्यों, वाई, क्यों आता है आंसू? भाई सल्फर के कारण, सल्फर के कारण, सल्फर इन द सेल, कोशिका में सल्फर के कारण प्याज को काटने और छीलने के कारण आंखों में आंसू आते हैं। प्याज की बात करें तो किसका एग्जाम्पल है ये स्टेम का एग्जाम्पल है, तना का एग्जाम्पल है, हमेशा याद रखना। इसका स्टेम का एग्जाम्पल है, तना खाते हैं। प्याज का हम कौन सा भाग खाते हैं? तना खाते हैं। जब एक प्याज काटा जाता है तो कुछ लैक्रिमीटर कंपाउंड को छोड़ता है, जो आंखों के आसपास की नसें, जो लैक्रिमल ग्लैंड है ना, चिढ़ जाती है। चिढ़ जाती है मतलब बिल्कुल, देखते हो ना, बिल्कुल आंख कैसे कैसे करना शुरू कर देते हैं। तो प्याज की कोशिकाएं इन यौगिकों को हवा में छोड़ती है। तो जब ऐसा होता है तो एंजाइम जो अमीनो एसिड को लैक्रिमेटर यौगिकों में बदलने का काम करता है, सल्फ्यूरिक एसिड का रूप आंखों के चारों ओर की नसों को परेशान कर देता है, जिससे वे फट जाते हैं और बिल्कुल रोना शुरू कर देते हैं, आंसू आ जाता है। नहीं, बीएमडी परीक्षण, बीएमडी टेस्टिंग इज डन टू अ डायग्नोसिस ऑफ, बीएमडी परीक्षण के निदान के लिए किया जाता है। किसके निदान के लिए बीएमडी परीक्षण करते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस, टाइफाइड, एड्स, टीबी। सवाल नंबर 15, जल्दी बताइए क्या होगा। बीएमडी टेस्टिंग इज डन टू अ डायग्नोसिस ऑफ, बीएमडी परीक्षण के निदान के लिए किया जाता है। किसके निदान के लिए करते हैं? तो बीएमडी परीक्षण की बात करें, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस याद रखना, ऑस्टियोपोरोसिस याद रखना, बिल्कुल भूलना मत, ठीक है। देखो एड्स की बात करें तो एलिजा टेस्ट करते हैं बच्चे, जिसके लिए हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का भी जांच किया जाता है। टाइफाइड के लिए बात करें तो विडाल टेस्ट, टाइफाइड के लिए क्या करते हैं? विडाल टेस्ट करते हैं। और टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी टीबी, क्या होगा जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अब बोन डेंसिटी टेस्ट, बीएमडी मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म बोन डेंसिटी टेस्ट इज द ओनली टेस्ट दैट कैन डायग्नोसिस ऑस्टियोपोरोसिस बिफोर अ ब्रोकन बोन ऑक्यूर्स। यानी कहता है कि हड्डी घनत्व परीक्षण एकमात्र ऐसा परीक्षण है बच्चे, जो हड्डी टूटने से पहले ऑस्टियोपोरोसिस का निदान कर सकता है, क्योंकि जहां हड्डी कमजोर है, टूटने की कगार पर है, उसका निदान करेगा। यह परीक्षण हमारे हड्डियों की डेंसिटी, घनत्व और हड्डी टूटने की संभावना का अनुमान लगाने में मदद करता है। जबकि टीबी की बात करें तो इसे हम कहते हैं बच्चे मॉन्टेक्स टेस्ट। क्या कहते हैं? मॉन्टेक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, याद रहेगा। तो एक टीबी त्वचा परीक्षण को मंटॉक्स ट्यूबरकुलिन त्वचा परीक्षण भी कहा जाता है। सवाल नंबर 16, पॉलिनेशन डन बाय स्नेल्स, घोंघे द्वारा किया जाने वाला परागण क्या कहा जाता है? एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली, चिरोप्टोफिली या मेल्कोफिली? कई बार कराए होंगे, याद हो, पूरा लिस्ट दिए हैं कई बार, याद ही नहीं रखते हैं बच्चे, भूल जाते हैं। बच्चे भी परेशान, कितना याद रखें सब, भाई याद रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास। क्या होगा इसका जवाब? मेल्कोफिली। क्या होगा? मेल्कोफिली होगा, बिल्कुल याद रखना, क्या होगा? मेल्कोफिली होगा। तो ये सब क्या है, आइए पूरा लिस्ट दे दे, भूलना मत। देखो सबसे पहले जूफिली, जंतुओं द्वारा जो परागण होगा उसे हम जूफिली कहेंगे। पक्षियों द्वारा जो परागण होता है वो ऑरेंथोफिली कहेंगे। चमगादड़ द्वारा, बैट द्वारा जो होगा उसे चिरोप्टोफिली कहेंगे। कीटों द्वारा, इंसेक्ट द्वारा जो होगा उसे एंटोमोफिली कहेंगे। हवा द्वारा जो होगा उसे एनिमोफिली कहेंगे। जल द्वारा जो होगा वो हाइड्रोफिली कहेंगे। और घोंघे द्वारा जो होगा, जो आपके क्वेश्चन थे, वो मेल्कोफिली कहेंगे। क्लियर है? अब तो भूलोगे नहीं, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ोगे यार, याद हो जाएगा और सवाल बनेगा, इससे आएगा ही आएगा। तो ये था आज का सेशन। आज का सेशन थोड़ा सा छोटा, माफी चाहेंगे, लेकिन
उम्मीद करेंगे इस सेशन जबरदस्त रहा है। अब एक चीज और, मैंने कहा था ना कि 5000 सवाल जैसे रेलवे अनाउंस करेगा हम लेकर आएंगे सवालों की सीरीज। हिस्ट्री इंड कर गया, देखो देखते देखते हिस्ट्री इंड कर गया। अब पॉलिटिक्स शुरू हुआ था आज से। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं रेफरल कोड बाबा10 के साथ, 10% रिबेट मिलेगा। साथ साथ आपके पास क्रेडिट पॉइंट है, फायदा उठाओ ना। कब कब उठाओगे? ठीक है, तो सारा सब्जेक्ट कवर होगा बच्चे, इकोनॉमिक्स, स्ट्रैटेजी के, साइंस एंड करंट अफेयर्स, और साथ ही साथ आप रीजनिंग और मैथ्स दोनों का फायदा उठा सकते हो, दोनों का फायदा उठा सकते हो। ठीक है, बस रेफरल कोड बाबा10। 1 साल का से कम सब्सक्रिप्शन लेना मत, ना तो फिर सीबीटी 2 में प्रॉब्लम होगा। सीबीटी 1 तो पास करेंगे क्योंकि 2 साल से पढ़ रहे हैं ना। इसके अलावा 7 तारीख से शुरू हुआ था जनरल साइंस, आप ये भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। टाइम इसकी रखी गई है 3 बजे, 3 PM। ठीक है, कैसे ज्वाइन करें? सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना। जैसे इंस्टॉल करोगे, डाउनलोड करोगे, फिर उसको ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना, 6 डिजिट OTP पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे गोल अपना सर्च करना। एसएससी एग्जाम, अगर एसएससी साइंस में ज्वाइन करना, और अगर रेलवे बैच है तो रेलवे देख लो, यहाँ पे डालोगे जैसे वैसे रेलवे दिखेगा यहाँ। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप होता है कितने मंथ का सब्सक्रिप्शन लें। मैं हमेशा कहता हूँ कम से कम 12 महीने से कम मत सोचना। पैसा क्यों बर्बाद करोगे? एक बार पैसा लगेगा सीबीटी 1, सीबीटी 2, फिर ग्रुप डी, MTS, CGL, CHSL, है ना। तो बस रेफरल कोड यूज करना बाबा10, 10% का रिबेट मिलेगा। 1 साल का फी है बच्चे, रेलवे का 5000, एसएससी का 6000, लेकिन रेलवे का 2 साल का 6000 है। जैसे रेफरल कोड यूज करोगे क्या हो जाएगा, ये 10% रिबेट हो जाएगा। कैसे पेमेंट करें? अगर आपके पास डेबिट कार्ड यानी ATM हो तो पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड हो तो EMI में कन्वर्ट करवा लोगे। रेफरल कोड बाबा10। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए क्या करना, अपना ख्याल रखना। शुक्रिया।